Students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study practice paper 2024 for high school. Students, हाई स्कूल कक्षा के लिए ये अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 टेस्ट नंबर 2 डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बेस्ड। ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये मल्टीपल चॉइस पर आधारित नहीं है। डेस्क्रिप्टिव जो वर्णात्मक हैं, जो कुछ बड़े उसमें लिखा जाता है जिसको हम पेन से लिखते हैं। मल्टीपल चॉइस में हम केवल टिक लगाते हैं और जो सर्किल होते हैं उनको बॉल पेन से फिल करते हैं। और ये डेस्क्रिप्टिव है जो केवल लिखने का कार्य होता है। पहला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। निम्नांकित वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलिए। पहला है ए 3 men आर लोडिंग द कार्ट। 3 व्यक्ति गाड़ी को भर रहे हैं, गाड़ी को लाद रहे हैं। लोडिंग में लादना होता है। दूसरा है आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ये 2 सेंटेंस यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर में है। स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले उसमें टेंस की जानकारी और टेंस की जानकारी के पश्चात उस टेंस की पैसिव वॉइस का नियम हमें जानकारी में होना चाहिए। हमें नियमों की सही जानकारी होगी तो हम ठीक से कार्य को कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। Three men are loading the cart। 3 व्यक्ति गाड़ी को लाद रहे हैं, गाड़ी को भर रहे हैं। तो क्या लोड कर रहे हैं 3 व्यक्ति? कार्ट को। कार्ट इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया। और ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर। तो कार्ट इसमें ऑब्जेक्ट है, हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया। इज कार्ट सिंगुलर नंबर में आता है तो इज का ही प्रयोग किया जाएगा और लोडिंग को लिखा जाएगा बीइंग लोडेड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन जो 3 men सब्जेक्ट है इसको हम प्रीपोजिशन बाय से जोड़ करके बाय के बाद रखेंगे। ये इसमें जो डूअर है 3 men है, डूअर कहते हैं काम करने वाले को। इसमें 3 men काम करने वाले हैं, ये पूर्व सब्जेक्ट है। अब हमने इसको बाई से जोड़ करके ऑब्जेक्ट बना करके रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। आई एम राइटिंग अ लेटर। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ए लेटर, आई क्या लिख रहा है? ए लेटर। इसको मैं सब्जेक्ट बनाया, लेटर के अनुसार इज आएगा और राइटिंग को लिखेंगे हम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बीइंग रिटन। आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी और प्रीपोजिशन पहले लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनेगी। प्रैक्टिस पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। निम्नांकित को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पहले हम इस स्टोरी को रीड कर लेते हैं। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है या चारों ओर हरियाली होती है। कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है।
वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। निर्भर हैं या निर्भर करते हैं। तो ये पूरी स्टोरी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो आइए इसको सेंटेंस के अनुसार बनाते हैं। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, अर्थात सबसे अच्छी होती है। दी वर्षा ऋतु कहते हैं रेनी सीजन। द रेनी सीजन इज द बेस्ट ऑफ ऑल सीजन्स। सभी ऋतुओं से ऑल सीजन्स। तो ये सेंटेंस बनेगा द रेनी सीजन इज द बेस्ट ऑफ ऑल। सभी ऋतु से अच्छी होती है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, अर्थात चारों ओर हरियाली होती है। तो देयर इज ग्रीनरी। ग्रीनरी मीन्स हरियाली। चारों ओर के लिए यहां पर प्रयोग किया गया है एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स हर जगह। हर जगह मीन्स सब जगह, चारों ओर। देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर। कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण होती है। दोनों वाक्यों का एक ही प्रकार से अनुवाद किया जाएगा। द रेन इज वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होती है। फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए। कृषि की अंग्रेजी एग्रीकल्चर। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं या निर्भर होते हैं। द रेन एंड द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर। देखिए, द रेन एक सब्जेक्ट हो गया, फिर द फॉरेस्ट एक ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, जिसको हमने एंड के द्वारा जोड़ा तो ये बहुवचन सब्जेक्ट बना। तो इसलिए डिपेंड का प्रयोग किया जाएगा और किसी पर निर्भर रहने के लिए ऑन आता है। और ये द रेन एक सब्जेक्ट है, द फॉरेस्ट दूसरा सब्जेक्ट है। तो दो सब्जेक्ट हुए। तो दो के लिए ये ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और दो से अधिक के लिए वन अनदर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। निम्नांकित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का लगभग 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम केवल क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं। इसके आगे अलग अलग करके हमने इसके आंसर दिए हैं। What was the young seagull's experience during his first flight? The young seagull, जो सीगुल का जो बच्चा था, अपनी पहली उड़ान के दौरान उसका क्या अनुभव था? यंग सीगुल का अनुभव उसकी अपनी पहली उड़ान के दौरान क्या था, उसने कैसा अनुभव किया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिफिकल्टीज डिड द नरेटर फेस व्हाइल फ्लाइंग इन द स्टॉर्म। व्हाट डिफिकल्टीज, क्या क्या परेशानियां डिड द नरेटर फेस, कहानीकार ने झेली, व्हाइल फ्लाइंग, उड़ाते समय,
इन द स्टॉर्म, तूफान में। तूफान में एरोप्लेन को उड़ाते समय कहानीकार को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? What was the young seagull's experience during his first flight? तो आंसर शुरू करते हैं। Falling from the ledge. लेज कहते हैं चट्टान को काट करके बनाया गया फलक, चट्टान फलक हम इसको बोल सकते हैं। चट्टान फलक से गिरते हुए द सीगुल was terrified, सीगुल डरा हुआ था, terrified मीन्स डरा हुआ, but soon he started soaring, but soon लेकिन शीघ्र ही he started उसने शुरू कर दिया soaring ऊपर की ओर उठना या ऊपर की ओर उड़ना शुरू कर दिया, and then और फिर flying और फिर उसने उड़ना शुरू कर दिया। he forgot वह भूल गया that he did not know कि वह नहीं जानता how to fly किस प्रकार से उड़ा जाता है। जैसे ही वो उड़ा तो ये भूल गया कि उसे तो उड़ना आता ही नहीं है, लेकिन वो उड़ता रहा। His fear soon turned into confidence. His fear उसका डर, उसका भय, soon शीघ्र ही टर्न इनटू बदल गया कॉन्फिडेंस विश्वास में। जो उसे डर लग रहा था कि वो कैसे उड़ेगा, शीघ्र ही उसका डर विश्वास में बदल गया। एंड देन और फिर इनटू एम्यूजमेंट और फिर उसका डर क्या हुआ? आनंद में बदल गया। एम्यूजमेंट मीन्स आनंद, मजा। एज ही वॉज लैंडिंग और जैसे ही वह उतर रहा था, ही वॉज अफ्रेड उसे डर था या वह डरा हुआ था। जब वो उड़ान से नीचे आ रहा था, उतर रहा था, तो वह डरा हुआ था। बट सून बीकेम एट ईज लेकिन शीघ्र ही उसने आराम महसूस किया कि उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट वॉज ए मेमोरेबल फर्स्ट फ्लाइट ये उसकी स्मरणीय यादगार पहली उड़ान थी। मेमोरेबल मीन्स यादगार या स्मरणीय। तो ये था इस क्वेश्चन का 30 से 40 शब्दों में आंसर। बी पोर्शन है व्हाट डिफिकल्टीज डिड द नरेटर फेस व्हाइल फ्लाइंग इन द स्टॉर्म। तूफान में उड़ते समय कहानीकार को किन किन समस्याओं का, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फेस में सामना करना। आंसर द नरेटर हैड ए वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस व्हेन ही फ्लू हिज एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। कि नरेटर कहानीकार ने हैड ए वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस कहानीकार को एक बहुत ही डरावना अनुभव प्राप्त हुआ। कहानीकार को एक बहुत ही डरावना अनुभव मिला। When he flew his aeroplane into the storm जब उसने उड़ाया his aeroplane अपना वायुयान into the storm तूफान में। जब कहानीकार ने तूफान में अपने एरोप्लेन को उड़ाया तो उसे एक बहुत ही अधिक डरा देने वाला अनुभव प्राप्त हुआ। There was utter darkness all around. There was था utter पूर्ण रूप से, darkness अंधेरा, all around चारों ओर उसके एरोप्लेन के घोर अंधेरा छाया हुआ था। He could not see anything. उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था या वह कुछ भी नहीं देख सकता था अपने एरोप्लेन से बाहर, क्योंकि बाहर चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ था।
all the instruments to control the plane were dead. All the instruments सारे उपकरण to control नियंत्रित करने के the plane हवाई जहाज को were dead मर गए थे, अर्थात एरोप्लेन को हवाई जहाज को नियंत्रित करने वाले सारे उपकरणों ने कार्य करना बंद कर दिया था। He could not contact the control center. He could not contact, वह संपर्क नहीं कर सका। The control center, नियंत्रण कक्ष से, वह नियंत्रण कक्ष से भी संपर्क नहीं कर सका क्योंकि एरोप्लेन के अंदर रखे हुए सारे उपकरण निष्क्रिय हो गए थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। He found the compass out of order. He found, उसने देखा, the compass कहते हैं दिक् सूचक, दिशा बताने वाला यंत्र, out of order खराब हो गया था। उसने दिक् सूचक को भी खराब पाया, अर्थात उसने देखा कि दिक् सूचक यंत्र भी ठीक से कार्य नहीं कर रहा। The old aeroplane jumped and twisted in the air. जो पुराना एरोप्लेन था, हवाई जहाज था, वह हवा में कूदा और घूम गया। Flying the aeroplane was almost impossible. Flying the aeroplane, एरोप्लेन को उड़ाना, was almost लगभग था, impossible असंभव, यानी कि एरोप्लेन को उड़ाना लगभग असंभव हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। निम्नांकित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। पहला है, इसको रीड कर लेते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द यंग सीगुल इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द लेसन। कंपेयर में तुलना कीजिए, एंड कंट्रास्ट और भिन्नता बताइए। द यंग सीगुल, सीगुल के बच्चे में, इन द बिगनिंग प्रारंभ के, एंड एट द एंड और बाद के, ऑफ द लेसन पाठ के। पाठ में जो शुरू में यंग सीगुल था और बाद में जो सीगुल था, उन दोनों में क्या समानता और क्या भिन्नता है उसको बताना है। बी, हाउ डिड द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द पायलट ऑफ द ओल्ड डैकोटा टू लैंड सेफली एट द एयरपोर्ट। हाउ डिड द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, काले एरोप्लेन के चालक ने किस प्रकार से हेल्प द पायलट ऑफ द ओल्ड डैकोटा, ओल्ड डैकोटा के चालक की किस प्रकार से काले एरोप्लेन के चालक ने सहायता की, टू लैंड सेफली, सुरक्षित रूप से उतरने के लिए, एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर। काले एरोप्लेन के चालक ने पुराने डैकोटा के चालक की हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतरने में किस प्रकार से सहायता की। तो इसका आंसर है इन द बिगिनिंग, शुरू में, द यंग सीगल वॉज टेरिफाइड टू फ्लाई, शुरू में जो सीगुल का बच्चा था वह उड़ने में भय महसूस कर रहा था, उड़ने में भयभीत था, उड़ने से डरा हुआ था। देयरफॉर, इस प्रकार, ही कुड नॉट गैदर अप द करेज टू फ्लाई। देयरफॉर, इस प्रकार, यह अतः है, ही कुड नॉट गैदर अप,
नहीं जुटा सका। गैदर में जुटाना, एकत्रित करना या भाई जुटाना है। दी करेज, साहस को। टू फ्लाई, उड़ने के लिए। शुरू में जब सीगुल उड़ने से भी भयभीत था तो इसलिए वह उड़ने के लिए साहस नहीं जुटा सका। ही वॉज डेस्परेट टू बी विद हिज फैमिली। वह डेस्परेट मीन्स उदास था, हताश था। टू बी होने के लिए, विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ। वह अपने परिवार के साथ होने के लिए हताश था, उदास था। क्यों? क्योंकि वह उड़ना नहीं जानता था, उड़ने से वह डरता था। बट ही कुड नॉट फ्लाई एज ही वॉज आफ्रेड। बट ही कुड नॉट फ्लाई, वह नहीं उड़ सका। एज, क्योंकि ही वॉज आफ्रेड, क्योंकि वह भयभीत था। आफ्रेड मीन्स भयभीत। द वास्ट सी बिलो हिम एडेड मोर टू हिज फियर। द वास्ट सी, विशालकाय समुद्र। बिलो हिम, उसके नीचे, जो उसके नीचे विशालकाय विस्तृत समुद्र था, ने एडेड बढ़ा दिया, मोर और अधिक, टू हिज फियर उसके भय को। उसके नीचे जो विस्तृत या विशाल समुद्र था उसने उसके भय को और अधिक बढ़ा दिया। वो विशाल समुद्र को देख करके डर गया कि वह इस विशाल समुद्र में किस प्रकार से उड़ान भरेगा, इस विशाल समुद्र के ऊपर। He was getting impatient also. Impatient means अधीर। Getting impatient, अधीर हो रहा था। वह बहुत अधिक अधीर भी हो रहा था। Therefore, अतः he could not get food from his mother's beak. He could not get, वह प्राप्त नहीं कर सका। Food, भोजन, फ्रॉम हिज मदर्स, अपनी माता की, बीक मीन्स चोंच से। अतः वह अपनी माता की चोंच से भोजन प्राप्त नहीं कर सका। सो ही डाइव्ड फॉर इट ड्यू टू ग्रेट हंगर। सो इसलिए, ही डाइव्ड फॉर झपटा, इट इस पर, किस पर, भोजन पर, ड्यू टू के कारण, ग्रेट हंगर बहुत अधिक भूख। इसलिए बहुत अधिक भूख के कारण जो उसकी माता की चोंच में भोजन था उसको वह उस पर झपट पड़ा। अत्यधिक भूख के कारण वह उस भोजन पर झपटा। जब वो झपटा तो क्या हुआ? He felt his wings spread outwards. He felt, उसने महसूस किया, his wings, अपने पंखों को, spread, फैलते हुए, outwards, बाहर की ओर। जब वो झपटा अपनी माता की चोंच में भोजन के ऊपर तो उसने अपने पंखों को बाहर की ओर फैलते हुए महसूस किया। He could now soar. अब वह ऊपर की ओर उड़ा। He gained self confidence. He gained, उसने प्राप्त किया, self confidence, आत्मविश्वास। अब उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया था। He was now confident and joyous. He was confident, वह विश्वस्त था, and joyous, और आनंदित था कि वो तो अब उड़ सकता है। He was also triumphant. वह विजयी हुआ। Triumphant means विजयी। वह विजयी भी हुआ। He could now fly like his mother and sister. He could fly, वह उड़ सकता था। Now, अब, like his brother and sister, अपने भाई और बहनों की तरह। वह अब अपने भाई बहन की तरह उड़ सकता था। And of course, पेरेंट्स, और वास्तव में अपने माता पिता के तरह भी वह उड़ सकता था। ये दूसरा क्वेश्चन है कि किस प्रकार से काले एरोप्लेन के चालक ने पुराने डैकोटा नाम के
एरोप्लेन के पायलट की हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतरने में सहायता की। तो ये शुरू करते हैं प्रश्न का उत्तर। द पायलट ऑफ द ओल्ड डैकोटा वाज लॉस्ट इन द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स। द पायलट चालक ऑफ द ओल्ड डैकोटा, पुराने डैकोटा नाम के एरोप्लेन का चालक वाज लॉस्ट खो गया, इन द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स, काले तूफानी बादलों में। पुराने डैकोटा नाम के एरोप्लेन का चालक काले तूफानी बादलों में खो गया। He could see nothing outside his plane. He could see वह देख सका, nothing कुछ नहीं, outside बाहर, his plane अपने हवाई जहाज से बाहर उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। Suddenly he spotted another plane. Suddenly अचानक he spotted उसने देखा another plane दूसरा हवाई जहाज। अचानक ही उसने देखा कि उसकी साइड से दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उस एरोप्लेन के जो विंग्स थी, पंख थे, उसमें कोई भी रोशनी नहीं हो रही थी। द पायलट ऑफ दैट प्लेन सिग्नल्ड द डैकोटा पायलट टू फॉलो हिम। द पायलट ऑफ दैट प्लेन, जो काला एरोप्लेन था, उसके चालक ने, उस हवाई जहाज के चालक ने सिग्नल्ड संकेत दिया दी डैकोटा के चालक को, टू फॉलो हिम पीछे पीछे आने के लिए। उस प्लेन के चालक ने डैकोटा के चालक को अपने पीछे आने का संकेत दिया। The plane turned towards the north. वो हवाई जहाज उत्तर की ओर मुड़ा। The Dakota pilot followed it. जो डैकोटा का चालक था वह भी उसके पीछे पीछे गया या उसका अनुसरण किया। After an hour, the first pilot was left with fuel for just about 5 minutes. After an hour, एक घंटे के पश्चात, the first pilot, पहला चालक, was left, रह गया, with fuel, ईंधन के साथ, for just about 5 minutes, यानी कि एक घंटे के पश्चात पहले हवाई जहाज का चालक के पास केवल 5 मिनट के लिए ही उसके पास ईंधन बचा था। He was frightened, वह डर गया या भयभीत हो गया। Then फिर the black aeroplane started moving down. इसके पश्चात जो काला एरोप्लेन था started शुरू कर दिया, moving चलना, down नीचे की ओर, उसने नीचे की ओर उड़ना शुरू कर दिया। The Dakota plane followed it. जो डैकोटा नाम का पुराना एरोप्लेन था उसने इसका अनुसरण किया। एंड फाइनली केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अंततः, फाइनली मीन्स आखिर में, केम आउट ऑफ द क्लाउड्स बादलों से बाहर आया। जस्ट अहेड ऑफ हिम, ठीक उसके आगे, अहेड मीन्स आगे। द डैकोटा पायलट सा द लाइट्स ऑन द रनवे, और ठीक उसने अपने सामने, किसने, डैकोटा के पायलट ने, सा देखी, लाइट्स बत्तियां या रोशनी, ऑन द रनवे दौड़ पथ पर डैकोटा के चालक को रोशनी दिखाई दी। बट द ब्लैक एरोप्लेन, लेकिन वो काला एरोप्लेन हवाई जहाज, विच ही हैड फॉलोड, जिसका उसने अनुसरण किया था, जस्ट डिसअपियर्ड, वो ठीक वहां से गायब हो गया था।
ये क्वेश्चन नंबर 5 है प्रैक्टिस पेपर का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों में निम्नांकित प्रश्न के उत्तर दीजिए। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द क्रोकोडाइल एंड द हाइना। हाउ किस प्रकार से द पोएट कवि डिस्क्राइब वर्णन करता है द क्रोकोडाइल मगरमच्छ का एंड द हाइना और लकड़बग्घे का। लकड़बग्घा और मगरमच्छ के बारे में पोएट किस प्रकार से वर्णन करता है। आंसर है द पोएट डिस्क्राइब्स द क्रोकोडाइल एंड हाइना ह्यूमरसली। ह्यूमरसली मीन्स व्यंग्यात्मक तरीके से, उपहासात्मक तरीके से। पोएट मगरमच्छ और लकड़बग्घा के बारे में वर्णन करता है। The crocodile has tears in his eyes. Crocodile मगरमच्छ has tears आंसू रखता है in his eyes अपनी आंखों में। मगरमच्छ की आंखों में आंसू होते हैं। When it comes near its prey, prey में शिकार, जब ये अपने शिकार के पास में आता है तो मगरमच्छ की आंखों में आंसू होते हैं। The hyena has happy smile on its face. जो लकड़बग्घा होता है has happy smile मुस्कुराहट रखता है on its face अपने चेहरे पर। लकड़बग्घे के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। But this is not so, लेकिन ऐसा नहीं होता है। The hyena's face is made like this. हाइना का चेहरा इसी प्रकार का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स नाम की पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। द पोएम कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स नाम की पोएम कैरोलिन वेल्स के द्वारा रचित है, लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएटेस कवित्री इज डिस्क्राइबिंग वर्णन कर रही है यूनिक क्वालिटी ऑफ लायन, शेर के विशिष्ट गुणों को बता रही है। इस पोएम में कवित्री टाइगर बाघ के, लेपर्ड तेंदुए के, बियर भालू, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, हाइना लकड़बग्घा एंड कमेलियन और गिरगिट। इस कविता में कवित्री गिरगिट, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, भालू, तेंदुआ, बाघ और शेर की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कर रही है। शी इज टेलिंग सम वेज टू आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स। शी इज टेलिंग वह बता रही है सम वेज कुछ तरीके, कुछ ढंग, टू आइडेंटिफाई पहचानने के लिए, दीज एनिमल्स इन जानवरों को, इन जानवरों की पहचान करने के लिए वह कुछ तरीके या ढंग बता रही है। बट रियली द वेज आर ह्यूमरस एंड रिस्की। बट परंतु रियली वास्तव में द वेज वो तरीके आर ह्यूमरस हास्यास्पद हैं एंड रिस्की और खतरनाक है। द पोएटस डिस्क्राइब्स कवित्री वर्णन करती है दैट एशियन लायन इज लार्ज एंड ब्राउन इन कलर। जो एशिया का शेर होता है वह बड़ा होता है और रंग में भूरे रंग का होता है। टाइगर हैज येलो, ब्राउन एंड ब्लैक लाइन्स ऑल ओवर द बॉडी।
और बाघ की क्या होती है, पीले रंग की, भूरे रंग की और काले रंग की उस पर पट्टियाँ या धारी उसके पूरे शरीर पर होती हैं। द लेपर्ड हैज ए ब्लैक स्पॉट ऑल ओवर द बॉडी। जो लेपर्ड होता है, तेंदुआ होता है, उसके सारे शरीर पर काले दाग या धब्बे होते हैं, ब्लैक स्पॉट, काले निशान होते हैं। बेयर अटैक्स अपॉन इट्स एनिमी बाय हगिंग। बेयर जो होता है, भालू, अटैक्स हमला करता है, अपॉन इट्स एनिमी अपने शत्रु पर, बाय हगिंग उसका आलिंगन करके, उसी कोरी भर लेता है जब भालू अपने दुश्मन पर हमला करता है। देयर इज ग्रेट डिफिकल्टी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइना एंड क्रोकोडाइल। देयर इज ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत अधिक कठिनाई होती है, टू डिफ्रेंशिएट अंतर करने में, बिटवीन हाइना एंड क्रोकोडाइल लकड़बग्घा और मगरमच्छ में अंतर करना बड़ा ही मुश्किल होता है। कमेलियन इज सॉर्ट ऑफ ए लिजार्ड स्पेसीज। गिरगिट छिपकली जाति के प्रकार का होता है। एंड इट हैज नो ईयर्स, और इसके कान नहीं होते हैं। एंड विंग्स, और इसके पंख भी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों में निम्नांकित प्रश्न का उत्तर दीजिए। हु वाज मैक्स? मैक्स कौन था? वाई डिड ही एंटर ऑसेबुल रूम? उसने ऑसेबुल के कमरे में क्यों प्रवेश किया? आंसर, मैक्स वाज ए सीक्रेट एजेंट। मैक्स एक गुप्त विभाग का एजेंट था, कर्मचारी था, यानी कि गुप्तचर था। मैक्स क्या था? एक गुप्तचर था। ही एंटर्ड ऑसेबुल्स रूम, उसने ऑसेबुल के कमरे में प्रवेश किया। बिकॉज ही वांटेड टू टेक द रिपोर्ट ऑसेबुल वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वह उस रिपोर्ट को प्राप्त करना चाहता था। ऑसेबुल वाज एक्सपेक्टिंग, जिसे ऑसेबुल प्राप्त करने की आशा कर रहा था। इट वाज अबाउट सम न्यू मिसाइल्स, और ये रिपोर्ट कुछ नई मिसाइलों के बारे में थी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रैक्टिस पेपर का फुल सॉल्यूशन। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और डट करके परीक्षा की तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।